नमस्कार मित्रों, प्रेसकार क्लासेज सरदार सिर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा था और इन तीनों टॉपिकों में आप लोगों ने हमें अच्छा प्यार दिया, अच्छा स्नेह दिया, आपकी अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रिया रही। और इसी के साथ हम लोग आज अगले टॉपिक के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारी जो सभ्यता रहेगी वो बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की बात करें तो बेराट सभ्यता स्थल वर्तमान में शाहपुरा, जयपुर में स्थित है। इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का विकास एक नदी है और उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की बात करें तो इस बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है जयपुर, दौसा और भरतपुर बहती हुई और ये नदी फतेहाबाद से होते हुए हरियाणा के और यमुना नदी में गिरती थी। परंतु वर्तमान में एक रुंडित नदी हो गई है, यह वर्षाकालीन नदी हो गई है और वर्षाकालीन ये बहती हुई हरियाणा के मैदानी प्रदेश में जाकर ये समाप्त हो जाती है। इसी प्राचीन नदी के किनारे ही जिस सभ्यता का विकास हुआ था और वही सभ्यता बेराट सभ्यता है। इस बाणगंगा नदी की बात करें तो इस नदी को अनेक उपनामों से जाना जाता है। इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। इसी नदी की बात करें तो इसी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इसी नदी को कहा जाता है भीमोत्री नदी। इसी नदी की बात करें तो इसी नदी को कहा जाता है रुंडित नदी। इसी नदी को कहा जाता है ताला नदी। इसी नदी की बात करें तो इसे कहा जाता है पताल गंगा नदी। इसे विभिन्न उपनामों से भी जाना गया था। इस बाणगंगा की बात करें तो इसके जो तटवर्ती क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई थी वह सभ्यता बेराट सभ्यता थी। और इसी बेराट सभ्यता की बात करें तो इनका प्राचीन नाम था विराट नगर। और विराट नगर की बात करें तो विराट नगर एक जनपद था, उस जनपद का नाम था मत्स्य। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी और उस राजधानी का नाम विराट नगर था। इसी विराट नगर को वर्तमान में बेराट कहा जाता है। और इस विराट नगर व मत्स्य जनपद की बात करें तो इनकी सबसे प्राचीनतम हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है महाभारत से। किंवदंतियों और जनश्रुतियों के अनुसार बात करें, इनके प्राचीनतम प्रमाण की बात करें तो कहा जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नरेश के पास गुजारा था और इसी दौरान द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने पाताल से एक गंगा की धारा निकाली थी। इसी कारण इस नदी का नाम पाताल गंगा नदी हो गया था। तो इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन व खोज करने की बात करें तो ये कार्य किया गया था जयपुर के महाराजा। जयपुर के महाराजा की बात करें तो उसका नाम था सवाई रामसिंह सेकंड। सवाई रामसिंह सेकंड की बात करें तो इनका जो शासन काल था वो 1835 से लेकर 1880 ईस्वी तक था।
यही सी सवाई राम सिंह द्वितीय की बात करें तो हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति की बात करें तो इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया था, अंग्रेजों ने इसे सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जयपुर में महाराजा व महारानी कॉलेज की स्थापना की गई थी। इन्हीं के शासनकाल में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के आगमन पर या जॉर्ज पंचम के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो इसी राम सिंह की बात करें तो इनका एक दुर्ग रक्षक था जिसका नाम था केताजी खंगारोत। किताजी खंगारोत के माध्यम से इसने सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन करवाया था। उत्खनन के दौरान बात करें तो इन्हें एक सोने का मंजूषा यानी सोने का एक बक्सा प्राप्त हुआ था, और इस सोने के बक्से में एक कलश था, और उस कलश में बात करें तो महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। इन्हीं की बात करें तो इन्होंने उत्खनन का कार्य करवा दिया गया था, परंतु कालांतर में यहाँ इनकी खोज व उत्खनन के कार्य की बात करें तो सर्वप्रथम इन खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है 1936-37 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी की बात करें तो इन्होंने 1936 और 37 ईस्वी की बात करें तो बेराट सभ्यता की खोज की थी। और इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है, उत्खनन के कार्य की बात करें तो इनका उत्खनन का कार्य दो बंधुओं ने किया था, और इन दोनों बंधुओं की बात करें तो इन दोनों बंधुओं ने 1962 और 63 ईस्वी में किया था। और इन दोनों बंधुओं की बात करें तो एक बंधु का नाम था कैलाश दीक्षित और दूसरा बंधु था जिसका नाम था नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित के द्वारा 1962 और 63 ईस्वी में बेराट सभ्यता का उत्खनन किया था। इन्हीं की बात करें तो इन्होंने उत्खनन की बात करें तो 3 पहाड़ियों का उत्खनन किया था, और इन तीनों पहाड़ियों की बात करें तो स्थानीय लोग कहते हैं डूंगरी। इन तीनों डूंगरियों की बात करें तो एक डूंगरी थी, उस डूंगरी का नाम था बीजक, बीजक की डूंगरी। दूसरी डूंगरी की बात करें तो उसका नाम था भीम डूंगरी। तीसरी डूंगरी की बात करें तो तीसरी डूंगरी का नाम था गणेश डूंगरी। कुछ इतिहासकार इसी गणेश डूंगरी को लिखते हैं महादेव जी की डूंगरी लिखते हैं। तो यहाँ उत्खनन स्थल की बात करें तो मुख्य 3 डूंगरियां थी, बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। इसी सभ्यता की बात करें तो यहाँ 1837 ईस्वी की बात करें तो एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी का नाम था कैप्टन बरट। कैप्टन बरट या इसे कैप्टन रबर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसने बीजक की पहाड़ी पर उत्खनन किया था, और उत्खनन के दौरान इन्हें एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, और उस शिलालेख का नाम था भाबरू शिलालेख। तो भाबरू शिलालेख की बात करें तो भाबरू शिलालेख का जो खोजने का श्रेय दिया जाता है, और वो खोजने का श्रेय दिया जाता है कैप्टन बरट व या इन्हीं को बोलते हैं कैप्टन रॉबर्ट के नाम से। इन्हीं की बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख की बात करें तो ये शिलालेख खोजा गया था 1837 में, और ये शिलालेख खोजा गया था कैप्टन बरट के द्वारा। और यह जिस स्थान से खोजा गया था उस स्थान का नाम था बीजक की डूंगरी। और इसी शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य सम्राट
अशोक की। मौर्य सम्राट अशोक की बात करें तो बिंदुसार के बाद जो मौर्य शासक बना था उस शासक का नाम था अशोक। और इसी अशोक की बात करें तो इनका शासन काल था 263 ईसा पूर्वी से लेकर 232 ईसा पूर्वी। इसी सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक ने ईरान के शासक देरिस या दारा की प्रेरणा से इन्होंने शिलालेख लिखवाए थे और इन्हीं शिलालेखों में से एक शिलालेख माना गया जिसका नाम था भाबरू शिलालेख। अशोक के शिलालेखों को अलग अलग भागों में लघु शिलालेख, वृहद शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, लघु वृहद स्तंभ लेख, इस प्रकार अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और जिनमें से बात करें तो भाबरू शिलालेख, और भाबरू शिलालेख में अशोक को कहा गया है मगधपति, यानी अशोक का एकमात्र शिलालेख है जिसमें अशोक को मगधपति के नाम से संबोधित किया गया है। और यही शिलालेख बताता है अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताने वाला शिलालेख था और वो शिलालेख था भाबरू शिलालेख। इसी भाबरू शिलालेख की बात करें तो भाबरू शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य सम्राट अशोक ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। इसी शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में हमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें, बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख मिलता है। इसी कारण भाबरू शिलालेख को कहा गया त्रिरत्न शिलालेख कहा गया है। इस शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख की लिपि, और इस लिपि की बात करें तो वो थी ब्राह्मी लिपि। और इस शिलालेख की आकृति की बात करें तो ये शिलालेख था पहिए की आकृति के जैसा था, और पहिए की आकृति के जैसे होने के कारण इस शिलालेख को कहा गया था बुस्टन फेदन या बुस्टो फेदन शिलालेख कहा गया था। इसी भाबरू शिलालेख की बात करें तो इस भाबरू शिलालेख को 1840 ईस्वी की बात करें तो 1840 ईस्वी में इसे बीजक की चट्टान से काटकर कोलकाता में एक संग्रहालय, और उस संग्रहालय का नाम है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। वर्तमान में इस शिलालेख की बात करें तो वर्तमान में इस शिलालेख को कहा जाता है कोलकाता शिलालेख भी कहा जाता है। इसी की बात करें तो कैप्टन बर्ट के बाद में 1871-72 ईस्वी की बात करें तो बेराट का उत्खनन करने के लिए आए थे जिनका नाम था डॉक्टर कालाइल। डॉक्टर कालाइल की बात करें तो इन्होंने भी उत्खनन का कार्य किया था 1871-72 ईस्वी में। इसी डॉक्टर कालाइल की बात करें तो इन्हें श्रेय दिया जाता है राजस्थान पुरातात्विक विभाग के संस्थापक के रूप में। हम पढ़ते हैं कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, और इन्हीं के संरक्षण में बात करें तो डॉक्टर कालाइल ने 1871-72 ईस्वी में राजस्थान पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। और इन्होंने भी बीजक की पहाड़ी का उत्खनन किया था, और उत्खनन करके इन्होंने भी एक शिलालेख खोजा था जिसे नाम दिया गया है बाबरू सेकंड। तो बाबरू फर्स्ट की खोज की बात करें तो कैप्टन बर्ट ने की थी, और बाबरू सेकंड की बात करें तो इसकी खोज डॉक्टर कालाइल ने की थी। इसी सभ्यता की बात करें तो इसी सभ्यता का 1999 ईस्वी में राजस्थान पुरातात्विक या राजस्थान सरकार के द्वारा उत्खनन का कार्य करवाया गया। उत्खनन के दौरान की बात करें तो यहाँ से बौद्ध धर्म के स्तूप व विहार व मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसी समय की बात करें तो उत्खनन के दौरान महात्मा गौतम बुद्ध की बात करें तो महात्मा गौतम बुद्ध की मथुरा शैली की एक मूर्ति प्राप्त होती है। इसी सभ्यता की बात करें तो
इस सभ्यता से हमें तीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। और तीन संस्कृति की बात करें तो एक संस्कृति थी जिसका नाम था महाभारत कालीन, दूसरी संस्कृति की बात करें तो वो थी बौद्ध कालीन, और तीसरी संस्कृति की बात करें तो वो थी मौर्य कालीन। यानी यहां से तीन संस्कृति, यानी बेराट सभ्यता से तीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। और तीन संस्कृति की बात करें तो एक संस्कृति थी जिसका नाम था महाभारत कालीन, और दूसरी संस्कृति की बात करें तो वो थी बौद्ध कालीन, और तीसरी की बात करें तो वो थी मौर्य कालीन। महाभारत कालीन संस्कृति की बात करें तो हम लोग इनके एक उत्खनन के स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, और उस उत्खनन स्थल का नाम है भीम डुंगरी। जनश्रुति व प्राचीन कहानियों के माध्यम से इनकी जानकारी प्राप्त होती है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास गुजारा था। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को प्यास लग गई थी। द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने बीजक की डोंगरी यानी भीम डोंगरी नामक पहाड़ी पर लात मारी थी, चट्टान को लात मारी थी, और चट्टान को लात मारकर एक पानी निकाला था, और उसी तालाब को वर्तमान में कहा जाता है भीमताल। यानी भीमताल नामक तालाब प्राप्त होता है। और ये भीमताल नामक तालाब की बात करें तो ये महाभारत कालीन भीम के द्वारा निर्मित माना जाता है। और बौद्ध कालीन हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिले। और मौर्य कालीन की बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात बेराट सभ्यता से हमें तीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इसी सभ्यता स्थल से बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में प्राचीन मंदिरों के अवशेष, यानी भारत में बात करें तो संपूर्ण भारत में प्राचीनतम मंदिरों की बात करें तो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं बेराट सभ्यता से। इसी बेराट सभ्यता की बात करें तो इतिहासकारों ने कहा एक लोहा युगीन सभ्यता थी। यहाँ लोहे के विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम लोहे के अस्त्र शस्त्रों के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। इसी बेराट सभ्यता की बात करें तो राजस्थान में बात करें तो सबसे प्राचीनतम सूती वस्त्र की बात करें तो अवशेष हमें बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बात करें दोस्तों बुने हुए वस्त्रों की बात करें तो राजस्थान में बुने हुए वस्त्रों की जानकारी प्राप्त यानी अवशेष प्राप्त होते हैं, वो बालातल सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की अन्य विशेषताओं में बात करते हैं कि यहाँ के मकान या यहाँ के भवनों की बात करें तो यहाँ से खंडार भवन प्राप्त हुए हैं 6-7। इन खंडार भवनों की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के समांतर यहाँ के भवन बने हुए थे। इनके भवनों या बौद्ध स्तूपों या बौद्ध मंदिरों की बात करें या बौद्ध विहारों की बात करें तो यहाँ पत्थरों की प्रचुर मात्रा होने के बावजूद भी इनके जो भी भवन बनाए गए थे वो बनाए गए थे पक्के ईंटों के। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता से हमें मौर्य सम्राट की बात करें अशोक, और अशोक की बात करें तो अशोक की चांदी के सिक्के जिनका नाम है पंचमार्क, यहाँ इन्हें आहत की मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। और अशोक की आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्राएं भी प्राप्त होती है। इनके अलावा बात करें तो हूण शासक की बात करें तो हूण शासक था जिसका नाम था मिहिर कुल, और मिहिर कुल और तोरमान की भी मुद्रा प्राप्त होती है। इनके अलावा की बात करें तो इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्रा भी बेराट से प्राप्त होती है। इसी बेराट सभ्यता की बात करें तो यहाँ से हमें इन सिक्कों की जो लिपि प्राप्त हुई है और वो लिपि मानी जाती है शंख लिपि।
दयाराम साहनी की बात करें तो दयाराम साहनी के अनुसार यहाँ जो बौद्ध विहार बौद्ध मठ बने हुए थे उन्हें हूण शासक मिहिर कोल ने नष्ट कर दिए। यहाँ 9 कोटि बौद्ध उपासकों का वध कर दिया था। इसी सभ्यता की बात करें तो इसी सभ्यता से हमें विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं, लोहा कालीन व महाभारत कालीन। इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक चीनी यात्री था जिसका नाम था वैंगसांग। वैंगसांग की बात करें तो इनके यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम था सी यू की। इनकी बात करें तो यह सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि बेराट सभ्यता की बात करें तो बेराट सभ्यता में हमें बौद्ध धर्म के हेनियान संप्रदाय के उपासक की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था, महायान और हेनियान। और हेनियान की बात करें तो हेनियान का जो अनुयायी माना जाता है वो था ह्वेंगसांग, और ह्वेंगसांग हेनियान संप्रदाय का अनुयायी होने के कारण यह बेराट की यात्रा करता है। और बेराट की यात्रा वर्णन की बात करें तो इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, और यात्रा वृत्तांत का नाम था सी यू की। और इस सी यू की बात करें तो इसने बेराट को कहा है पार यात्र, यानी सीयूकी में इसने बेराट को पार यात्र के नाम से संबोधित किया है। इनके अलावा यहाँ समकालीन इतिहासकारों की बात करें तो इतिहासकार इनके बारे में हेनियान संप्रदाय के बारे में जानकारी देते हैं, जिनमें 1910 ईस्वी में राजस्थान के प्रसिद्ध चूरू जिले के इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर DR भंडारकर भी इनके बारे में हमें विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आपको पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।